हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो, मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, हम लोग आज क्लास 9th का लेक्चर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। मोशन, ये जो पिछले सेशन में हम लोगों का छूट गया था, इस बार इसको कवर किया जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में देखेंगे। ओके, उसके बाद जैसे जैसे होगा टॉपिक्स उसको कवर करते जाएंगे। तो थोड़ा माइक को एडजस्ट करना पड़ रहा है, ये इधर उधर कुछ ज़्यादा ही भाग रहा है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, अच्छा मक्खी को भी पढ़ना है क्या? पढ़ लो तुम भी, इसको भी फिजिक्स पढ़ना है। देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स। फोर्स आखिर है क्या? फोर्स आप लोग सब लोग जानते हो, अ पुल और पुश विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक, फोर्स हम लोग किसको बोलेंगे? अ पुल और पुश इज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल समझते थे कि पुल और पुश को ही फोर्स बोलते हैं, पुल और पुश को ही फोर्स बोलते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि मान लीजिए वैसा पुल और पुश जो हमारे स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का या मैटर का, मैटर मतलब ये स्टेट ऑफ मैटर, ये केमिस्ट्री वाला मत समझ लेना, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको नहीं। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि कोई अगर मोशन में है तो रेस्ट में कर दे, रेस्ट में है तो मोशन में कर दे, या उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, इस टाइप का स्टेट ऑफ मैटर की बात, ये ऑब्जेक्ट का बात मैंने करा है। ठीक, तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है। क्या है? रेस्ट पे, यानी कि v इज इक्वल टू 0 है। ठीक, अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू 15 न्यूटन लगा दिए। ओके, फोर्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन लगा दिए। अब ये क्या हो गया? ये मूव करने लगा। अब इसका v क्या हो गया? कुछ तो हुआ होगा। ठीक, इसका मतलब मोशन होने लगा, यानी कि कुछ तो वेलोसिटी हुआ होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि फोर्स लगाया और इसका स्टेट ऑफ है, जो पोजीशन है इसका चेंज हो गया। पहले रेस्ट में था, अब क्या हो गया? ये मोशन में हो गया। क्या हो गया बेटा? मोशन में हो गया। या मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ओके, अब इस पे हम फोर्स लगा दिए। क्या लगा दिए? F इक्वल टू 50 न्यूटन। थोड़ा सा जोरदार फोर्स लगाते हैं, फोर्स। तो इसमें क्या होगा कि कांस्टेंट से मूव कर रहा था, अब क्या होगा? ये एक्सेलरेट करेगा। अब इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि स्पीड इसका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? स्पीड इसका बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा स्पीड तो क्या हो जाएगा? चेंज इन स्पीड क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक ठीक, कहने का मतलब है कि फोर्स, वैसा फोर्स, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी बोला। फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ा है कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स को हम लोग तो मेजर कर ही सकते हैं, इसके पास यूनिट भी है, न्यूटन। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स इज
न्यूटन। ठीक, एक और इसका यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। ठीक, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। ओके, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। यहाँ पे होता है क्या कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डायन। अब देखिए ये जो डायन है ना, ये बड़ा विवादित शब्द है। विवादित इन द सेंस के जोक में, ये कुछ सीरियसनेस वाला में नहीं, आप लोग ज़्यादा सीरियसनेस नहीं ले लेना। अगर मान लीजिए किसी को डायन बोलना है, मान लीजिए किसी को डायन बोलना है, उसको चुपचाप 1 न्यूटन बोल दीजिए। 1 न्यूटन बोल दीजिएगा, इसका मतलब 10⁵ डायन खुद ही हो गए। तो ऐसा ही मत बोल दो ना डायन हो तुम। ठीक, उसको सिंपल सी बोलो तुम 1 न्यूटन हो। क्या हो? 1 न्यूटन हो। अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, और ना समझ होंगे तो फिर भी समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे। ठीक, अगर समझदार हो जाएंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन, तो बोले कि ओ, मतलब जिनके पास फिजिक्स की जानकारी होगा तो वो बोलेंगे कि अरे ये तो मेरे को डायन बोल रहा है। लेकिन जो ना समझ लोग होंगे उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, उनको क्या पल्ले पड़ेगा कि 1 न्यूटन क्या है। ठीक, तो यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ लिए, और सीजीएस यूनिट ऑफ, अच्छा एक एसआई यूनिट को भी हम लोग एमकेएस यूनिट बोलते हैं। ठीक, मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट। हम लोग क्या बोलते हैं, जब फर्स्ट 11th में जाएंगे तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। 11th में जाएंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन करके एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों को यूनिट और ये सारे यूनिट के बारे में पढ़ना है, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। ओके बेटा, तो फोर्स का डेफिनेशन है, और उसके बाद हमने थोड़ा सा फोर्स का एग्जांपल बता दिया कि अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, ऐसा, या एक्सेलरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसा यूनिट देख लिया, सीजीएस यूनिट देख लिया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फोर्स तो ऐसे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पढ़ेंगे, और बाकी तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ेंगे, कितना पढ़ें, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स में मेनली 2 टाइप के फोर्स पढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद पढ़ते हैं थोड़ा सा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, उसी में सारे फोर्स आ जाते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। ये सब बचपन की बातें हैं, थोड़ा सा हम बताते चले जाएंगे आप लोगों को, ताकि एक बार अच्छे से याद हो जाए। चलिए, टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, तो देखिए 2 टाइप के होते हैं। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें हो क्या रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये नाम से ही पता चल रहा है। पहला जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा फोर्स जिसमें 2 बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो। ठीक, वैसा फोर्स जिसमें 2 बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो। नॉन कांटेक्ट मतलब वैसा फोर्स जो हो जिसमें 2 बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो। समझ में आ रही बात? मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है ना कि कांटेक्ट फोर्स यानी कि दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, और नॉन कांटेक्ट मतलब दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल। अब इसमें देखिए थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कांटेक्ट फोर्स को। Those forces in which there is direct interaction
और कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस बोलिए या टू बॉडीज भी बोलिए, दो सरफेस के बीच में फोर्स लगता है ना। अगर मान लीजिए मैं इस बोर्ड पे लगा रहा हूँ तो मेरे हाथ के सरफेस और या टू बॉडीज, ठीक। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इंट्रैक्शन होगा या कांटेक्ट होगा दो बॉडी के बीच में। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल वेरी एकदम सिंपल से एग्जांपल लेंगे हम लोग। एग्जांपल में हम लोग लेंगे फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स, और भी बहुत सारे ये है आपको, टेंशन फोर्स, इसमें भी कांटेक्ट होता है। टेंशन यही वाला हो ना भाई, देख लो ना भाई, टेंशन फोर्स ईटीसी कर देते हैं, आप कितने लिखे, ठीक। तो ये सब क्या है, इन सब में कांटेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए ना, अभी जो चौक से लिखेंगे CLR एडुकेशन लिखा, ठीक। तो ये सॉरी चौक से बोल रहा हूँ, मार्कर और बोर्ड के सरफेस में क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, और ये फ्रिक्शन भी प्रोवाइड हो रहा है। ये फ्रिक्शन की वजह से ही लिखा रहा है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता बोर्ड और मार्कर के सरफेस के बीच में तो क्या होता, क्या ये लिखा था, नहीं लिखा था बेटा। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि दो सरफेस के बीच में रफनेस, ठीक। और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, आपका मोशन को अपोज करता है, वैसा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स जो कि मोशन ऑफ अ बॉडी को अपोज करता है। जैसे देखिए हाथ है, हम लोग गर्मी के ये ठंड के दिन में बहुत सारा फ्रिक्शन फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठंड के दिन में क्या करते हैं कि ठंड का मौसम रहता है, हमारा हाथ को क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं, और फ्रिक्शन होता है, उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और गर्म हो जाता है हमारा हाथ, और हम लोग ऐसे करते हैं, ओ मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक। तो ये क्यों होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है बेटा। दो जो हाथ के हमारे जो दोनों सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, रबिंग होता है, उसके वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स यानी कि ये जो मार्कर को मैं उठा रहा हूँ, यानी कि इसमें मेरा मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक। तो वो सारा फोर्स यही देख लेंगे। मार्कर को उठाया तो इसमें मैं अपना मसल यानी कि अपना बॉडी का जो यूज कर रहा हूँ ना फोर्स लगाने में, तो इसको बोलेंगे क्या, मस्कुलर फोर्स। इसमें भी कॉन्टेक्ट, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को पुल और पुश करते देखते हो, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है, अगर हम लोग पुल करते हैं तो उसमें फोर्स लगता है अपोजिंग, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स होता है कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक, इस पर कोई बॉडी रखा हुआ है, ठीक। तो ये जो इस पर जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक, ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट के बीच में, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। फिर हो गया टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स होता है बेटा ये जो देखिए, मान लीजिए ये वायर है, ये जो माइक का वायर है, ये देखिए अभी टाइट नहीं है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा सा ये फोर्स लगा देंगे या कोई मास इसमें कर देंगे, या देखो ना, अभी देखो ये देखिए, ये जो है माइक का बैटरी वाला जो पार्ट है, ये वजन वाला है, तो ये जो है देखो, अभी देखो ये टाइट हो गया इतना, पहले ये वाला पार्ट देखो इसमें टाइट नहीं है, लेकिन जैसे ये मास इधर हो गया, देखिए अब ये टाइट हो गया, अब ये टाइट हो गया ना, देखिए इतना पार्ट देखिए टाइट हो गया, यानी कि जो वायर में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा, टेंशन फोर्स बोलेंगे। तो ये सब कौन सा, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक। तो अब थोड़ा देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख लेते हैं। देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा दो बॉडी के बीच में,
ठीक, इसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है ना। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दोज फोर्सेस in which no any direct interaction or contact occurs। ठीक, मतलब इसमें क्या होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स में कि डायरेक्ट इंटरेक्शन या कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब इसमें देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो दो चार्जेज के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है बेटा, दो चार्जेज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को की तरफ फोर्स लगाएंगे अपोजिट। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगता है मैग्नेटिक मटेरियल में। एक मैग्नेट ले लीजिए, एक आयरन ले लीजिए। आप लोग बचपन में तो खेले ही होंगे। बचपन में ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो टॉयज होते हैं उसमें मैग्नेट लगा रहता है, उसको तोड़ ताड़ के और आप लोग क्या करते हो कि मैग्नेट को, चुंबक को निकाल करके और उससे खेलते हो। क्या करता है मैग्नेटिक फोर्स में? क्या होता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है। और इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है, कोई कांटेक्ट। दूर से ही क्या होता है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, मैग्नेट, और ये है आपका आयरन, आयरन। ठीक, ये कुछ दूर ही रहता है तो दोनों क्या हो जाता है? चिपक जाएगा। ठीक, मैग्नेट एंड आयरन कुछ दूर से ही वो क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर इसकी तरफ होता है। ठीक, अगर ये दो मैग्नेट रहेगा सेम पोल का तो वो क्या हो जाता है? वो रिपल कर जाता है, रिपेल कर जाए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि कोई भी दो मासेस हो, दो कोई भी मासेस हो, दुनिया के कोई भी दो मास उठा लीजिए। एक ये मास हो गया m1 और एक ये हो गया m2, और इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस हो, कुछ डिस्टेंस हो r, ठीक, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बेटा। जैसे हम मेरे और ये बोर्ड के बीच में, देखिए बोर्ड का भी मास है, वाइट बोर्ड का, और मेरा भी मास है। ओके, और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी है। देखिए थोड़ा डिस्टेंस भी है, तो थोड़ा डिस्टेंस है, इसके वजह से क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, थोड़ा दूर से ही लग रहा है हम दोनों के बीच में फोर्स। या जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जिस मोबाइल से, और ये मेरे और मोबाइल के बीच में भी कोई कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट तो वायर के थ्रू है, वायर के थ्रू है, लेकिन डिस्टेंस है इतना, और दोनों में मास है, तो हम इन दोनों में भी क्या हो रहा है बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। यानी कि ये सब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जिसमें कि कोई बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है, दूर से ही फोर्स लग जा रहा है। ठीक, तो आई होप कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये भी एक तरह के फोर्स होते हैं। ठीक, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स।
मंगल भवन अमंगलहारी। देखिए पहले बैलेंस्ड फोर्स देखते हैं। बैलेंस्ड फोर्स, देखिए बैलेंस्ड फोर्स सिंपल सी बात है, क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ये है कोई ब्लॉक, ओके, ये ब्लॉक है, मान लीजिए इस पे मैंने फोर्स लगाया F1 जो कि है 50 न्यूटन। कितना है बेटा? 50 न्यूटन। F1 लगाया जो कि इस पे है 50 न्यूटन। अब देखिए एक इंसान F1 लगा रहा है और दूसरा इंसान इस पे उतना ही फोर्स F2 जो कि है 50 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। क्या लगा रहा है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, ये देख लिया एग्जाम्पल कि एक इंसान इस पे F1 फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का और दूसरा इंसान क्या कर रहा है? 50 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों फोर्स जो है ना कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब मान लीजिए मेरे हाथ को पकड़ के, ये मेरे हाथ का दोनों तरफ से दो लोग इक्वल फोर्स से खींचने लगेगा, पुल कर ले, तो मेरा मूवमेंट कहाँ रहेगा? कांस्टेंट यहीं पर रहेगा, क्योंकि दोनों का इक्वल फोर्स रहेगा ना। ठीक, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अगर लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। व्हेन इक्वल फोर्स इन मैग्नीट्यूड applied on an object in opposite direction, then this force is called balanced force। ठीक, समझ में आई बात? कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल मैग्नीट्यूड का, देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है, फोर्स F1 जो है 50 न्यूटन लग रहा है और फोर्स F2 भी कितना लग रहा है बेटा? 50 न्यूटन, और दोनों इक्वल अपोजिट, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। एक बात याद रखना, नोट करके, बैलेंस्ड फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में चेंज ही नहीं आएगा। अगर इस पे देखो 50 न्यूटन लग रहा है, इस पे इधर से भी 50 न्यूटन लग रहा है, तो ये क्या चेंजेज होगा? वो जहाँ है वहीं पर रहेगा, ये ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स कांट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखते तो ये स्टेट ऑफ मैटर मत समझ लेना, केमिस्ट्री वाला सॉलिड लिक्विड गैस। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब कि अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में नहीं ला सकता है, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में नहीं ला सकता, या इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं कर सकता है। ये मैंने बोला है, ये स्टेट ऑफ मैटर मत समझ लेना कि सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक, अब देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स देख लेते हैं दूसरा। देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स में सिंपल सी बात है, एकदम यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये एक ब्लॉक ले लिए, इस पे लग रहा है F1 जो कि 80 न्यूटन, सेम ब्लॉक पे इधर से F2 लग रहा है जो कि 50 न्यूटन लग रहा है। ओके, अब देखिए हमें अनबैलेंस
फोर्स निकालना है। यानी कि देखिए यहाँ पे इस ब्लॉक, ये ब्लॉक किधर जाएगा बेटा ये बताइए। ये ब्लॉक जो है ना अब मोशन इधर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि इधर से 80 न्यूटन लगा रहा है और इधर से 50 न्यूटन, यानी कितना लगा रहा है, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि इसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। अनबैलेंस रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पे एफ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 हो जाएगा। ओके, यानी कि 80 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन हो जाएगा, जो कि कितना आएगा बेटा? एफ रिजल्टेंट इक्वल टू आ जाएगा 30 न्यूटन। यानी कि ये जो ब्लॉक है ये 30 न्यूटन से राइट डायरेक्शन में जाएगा। कितना से जाएगा बेटा? 30 न्यूटन से राइट डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है ये देखिए अनबैलेंस्ड है, ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। F1 जो है 80 न्यूटन है और F2 क्या है? 50 न्यूटन है। तो 50-50 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये 30 न्यूटन ज़्यादा लगाएगा F1, जो कि वही 30 न्यूटन के वजह से आपका जो ये ब्लॉक है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, मेरा लेफ्ट है, आपका राइट साइड होगा। ठीक, तो आपका ही राइट साइड हम बोलेंगे। ओके, मतलब इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर एरो दिया हुआ कितने से? 30 न्यूटन से। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स, यानी कि नेट फोर्स भी अगर हम लोग इसको बोले कि नेट फोर्स कितना हो गया, तो ये हो गया F1 माइनस F2, यानी कि Fn, या इसको Fr बोलिए, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो 80 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, यानी कि Fn बोलो या R बोलो, ये क्या आ गया? 30 न्यूटन। ठीक, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ज़्यादा लग रहा है, एक तरफ कम लग रहा है। ओके, समझ में आ गई बात? अब देखिए अनबैलेंस का फोर्स का जो है बहुत सारा एग्जाम्पल भी है अच्छे अच्छे। जैसे मान लीजिए सीसो आप लोग देखे हो ना, पार्क वगैरह में जो आप लोग खेलते हो, एक तरफ इस टाइप का होता है, रुको भी बना देते हैं, जहाँ पे हाँ अनबैलेंस फोर्स जो होगा ना मास पे डिपेंड करेगा, और जो भी चेंजेज आएगा ऑब्जेक्ट में वो अनबैलेंस फोर्स के वजह से ही आता है। समझ में आई बात? जो भी चेंजेज आएगा तो किसके वजह से आएगा बेटा? अनबैलेंस फोर्स के वजह से ही आएगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल्स बहुत सारे हो जाएंगे। देखिए ये होता है यहाँ पे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे एक बैठा हुआ है और यहाँ पे अभी बैठा हुआ है। तो अभी क्या है, ये मान लीजिए दोनों इक्वल फोर्स, ये इसका मास क्या है 50 kg और इसका मास क्या हो जाएगा अगर 50 kg, तो दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, यानी कि बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। वही ये क्या है अभी इन इस फर्स्ट केस में क्या है? बैलेंस्ड है। दोनों क्या है? इक्वल इक्वल है, कहीं ना जाए। लेकिन जैसे ही हम लोग एक बच्चे का जिसका मास है 20 kg इस पे इधर साइड बैठा देंगे, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? ये जो है इधर नीचे की ओर डाउन हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन जानते हो क्या हो? क्योंकि इसके मास बढ़ गया, मास ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अब इधर mg जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो इसका mg कितना लगेगा आपका 20 kg प्लस 50 kg ये, और इंटू जी है होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े। और इसका जो है mg कम लगेगा, इधर इसका mg लगेगा 50 kg इंटू जी, यानी कि ये अब ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर, क्योंकि इसका ज़्यादा लगेगा तो ये नीचे आएगा,
इस पे फोर्स क्या ज़्यादा लगेगा, यानी कि अब अनबैलेंस हो गया ना। इस पे ज़्यादा मास होने के वजह से इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा डाउन। और इस पे कम मास है तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगा, यानी कि ये चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अनबैलेंस का। तो अनबैलेंस कैसा बनेगा अब ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक, इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे जो अब टोटल मास हो गया कितना 70 kg, 20 + 50, और यहाँ पे क्या है मास, यहाँ पे तो जो है 50 kg वो है ही, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अनबैलेंस, क्यों, क्योंकि इधर ऊपर चला जाएगा ये और इधर ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये बैलेंस था और ये क्या हो जाएगा अनबैलेंस्ड। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमें कुछ फोर्सेस वगैरह हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक। तो कुछ फोर्सेस है। अब देखिए अनबैलेंस, फिर यहाँ पे एक नोट लिखूंगा कि एनी चेंजेज, कोई भी चेंजेज अगर किसी बॉडी में होता है तो अनबैलेंस फोर्स के वजह से ही होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स मेक्स एनी चेंजेज इन, जाओ ना कितना फिजिक्स पढ़ोगे मक्खी चेंजेज इन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चेंजेस जो होगा ना, कोई भी चेंजेज होगा वो किसके वजह से होगा अनबैलेंस फोर्स के वजह से ही होगा, ठीक। इट कैन एक्सेलरेट द बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का रीजन भी क्या होगा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक। तो इसमें अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बेटा इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ये बेसिक लेक्चर है, फोर्स के बारे में है, और आगे से जो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया वगैरह पढ़ेंगे, ठीक। तो आज जो है बेसिक्स जो है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ये आप लोग सब जानते ही हो, केवल मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ, रिकैप जिसको बोलते हैं, पीछे चल के थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी आप लोग सब समझदार हो, सब लोगों को अच्छा सा फिजिक्स आता है, आप लोग फिजिक्स के जानकार हो, और ऐसे ही जानकारी फिजिक्स का इकट्ठा करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, बाकी कुछ नहीं है, मुँह माया से दूर रहिए। चलिए देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसमें क्या होता है कि फोर्स के वजह से क्या क्या चेंजेज आते हैं, फोर्स के वजह से क्या क्या चेंजेज आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चेंज होता है क्या कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक। अब इसको कैसे समझें, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक, उस पर हम लोग पुश या पुल करेंगे, पुश या पुल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा अब मोशन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा मोशन में आ जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, अभी क्या है रेस्ट पे है, इस पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन, अब क्या आ गया ये मोशन में आ गया, ठीक। इस पे फोर्स लगा, पहले क्या था रेस्ट पे था, अब क्या आ गया मोशन पे, तब रेस्ट हटा देते हैं। समझ में आई बात, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कर दिया चेंज कर दिया ना। दूसरा इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक, या कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है v से,
क्या हो गया, वी से मूव कर रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ग्रेविटी फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगर लगने लगा, यहाँ पे क्या लगने लगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगा, तो ये क्या होगा, इसके मोशन को क्या कर देगा, ये अपोज करेगा, और अपोज करके एक समय क्या आएगा, इसको रेस्ट में कर देगा। क्या कर देगा बेटा, रेस्ट में कर देगा। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन जो मोशन ऑफ अ बॉडी को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। या मान लीजिए इसमें कोई फोर्स F1 जो है 50 न्यूटन से पुल कर देगा, इस डायरेक्शन में पुल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए तीसरा है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी चेंज करता है फोर्स। अब जैसे मान लीजिए एक चीज़ हम बता रहे हैं, क्या ये ब्लॉक है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मान लेते हैं ईस्ट है, ओके। अब क्या हो कि एक फोर्स इधर लग गया, एक फोर्स इस पे लग गया, कितना, अब इस बार 50 नहीं, इस बार 100 न्यूटन लगाते हैं। ठीक, अब ये इस पे लगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब ऐसे मूव हो जाएगा, अब ये ऐसे मूव हो जाएगा, और अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर, यानी कि साउथ की तरफ। समझ में आई बात, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक, अब देखिए फोर्थ है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब इसको समझने के लिए क्या करें, इसको समझने के लिए हम लेते हैं ये जो इंक है, इसका कवर पैकेट जिसमें ये है। देखिए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए ये अभी इसका शेप कितना अच्छा है। अब जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे, ये देखिए पिचक गया, इसका चेंज हो गया ना। देखिए फिर से फोर्स लगाया तो फिर उसी स्टेट में आ गया। यानी कि फोर्स जो है क्या करेगा, शेप एंड साइज को चेंज करेगा। समझ में आ गई। या बलून, आप लोग बर्थडे में बहुत सारे बलून फोड़ते हो, जाते हो बर्थडे में बलून फोड़ने ही जाते हो, बर्थडे में कहाँ जाते हो, जा करके बड़ा बलून फोड़ते हो। तो उसमें क्या होता है कि फोर्स उस पर लगाते हैं तो उसका शेप एंड साइज पहले चेंज होगा, उसके बाद बराम से ब्लास्ट कर जाता है। ठीक, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज, इसको ध्यान रखिए आप लोग। बाकी बेसिक जो फोर्सेस का है हम लोग यहीं पे कंप्लीट हमारा हो गया, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इनर्शिया वगैरह पढ़ेंगे और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।